Hello everyone, welcome back on this channel. In this video, we are going to discuss chapter number 5th of class 9th NCERT Science, and our chapter name is the fundamental unit of life. So let's discuss the chapter. While examining a thin slice of cork, Robert Hooke saw that cork resembled the structure of honeycomb consisting of many little compartments. तो कॉर्क की छोटी सी काट या पतली सी स्लाइस को ऑब्जर्व करते हुए रॉबर्ट हुक ने ये फाइंड किया कि जो कॉर्क है उसका स्ट्रक्चर लगभग सिमिलर है जो हमारा मधुमक्खी का जो हनी कॉम्ब होता है, मधुमक्खी का छत्ता होता है जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स भी होते हैं। तो ऐसा ही कुछ उनको देखने को मिला कॉर्क के एक छोटी सी पतली सी स्लाइस के अंदर। अब जो कॉर्क है वो क्या है? कॉर्क इज अ सब्सटेंस विच कम फ्रॉम द बार्क ऑफ अ ट्री। तो पेड़ की छाल से जो एक सब्सटेंस हमें फाइंड आउट होता है वो होता है कॉर्क। This was in the year 1665 when Hooke made this chance observation through a self-designed microscope। तो हुक ने 1665 के अंदर खुद के ही बनाए हुए एक माइक्रोस्कोप की हेल्प से ये सब ऑब्जर्व किया। रॉबर्ट हुक कॉल्ड दीज बॉक्सेस सेल। तो रॉबर्ट हुक ने इन्हीं छोटे छोटे कंपार्टमेंट या इन्हीं छोटे छोटे बॉक्सेस को नाम दिया, वो था सेल्स। सेल्स इज़ अ लैटिन वर्ड फॉर अ लिटिल रूम। तो सेल एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है एक छोटा सा कमरा या एक लिटिल रूम। दिस मे सीम्स टू बी अ वेरी स्मॉल एंड इनसिग्निफिकेंट इंसिडेंट बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ साइंस। हालांकि हमें ये बहुत छोटा सा ध्यान ना देने के टाइप सा इंसिडेंट हमें ये लग रहा है कि छोटी सी सेल मिल गई तो क्या फाइंड आउट कर लिया, बट अगर हम साइंस की हिस्ट्री में देखें तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है डिस्कवरी थी या इन्वेंशन था। दिस वॉज वेरी फर्स्ट टाइम दैट समवन हैड ऑब्जर्व दैट लिविंग थिंग्स अपीयर्स टू कंसिस्ट ऑफ सेपरेट यूनिट। और ये पहली बार था जब किसी ने ऑब्जर्व किया था कि जो लिविंग थिंग्स जो सजीव वस्तुएं हैं वो अलग अलग इकाइयों से यूनिट से मिलके बनी हुई है। The use of word cell to describe this unit is being used till this day in biology। और बायोलॉजी के अंदर आज भी छोटी छोटी जो ये यूनिट्स हैं, सेपरेट जो यूनिट है, इनको डिस्क्राइब करने के लिए हम आज भी सेल वर्ड को यूज करते हैं। वट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ। लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे मिलकर बना हुआ है? सो लेट्स डिस्कस एक्टिविटी 5.1। लेट अस टेक अ स्मॉल पीस फ्रॉम एन ओनियन बल्ब। एक छोटा सा आपको जो प्याज है उसके बल्ब का एक छोटा सा आपको टुकड़ा लेना है विद द हेल्प ऑफ पेयर ऑफ फोरसेप्स। अब फोरसेप्स यानी कि चिमटे की सहायता से वी कैन पील ऑफ द स्किन। इसकी जो छिलका है उसको उतार लेना है जिसको हम एपिडर्मिस बोलते हैं, फ्रॉम द कनकेव साइड और इनर लेयर ऑफ द ओनियन। दिस लेयर कैन बी पुट इमीडिएटली इन अ वॉच ग्लास कंटेनिंग वाटर। अब इस लेयर को आपको जितना जल्दी हो उसके वाटर के अंदर जो वॉच ग्लास है जिस जो वाटर के अंदर है उस वहाँ पर उसको रख देना है, सो दैट कि इसमें फोल्ड कोई भी फोल्ड ना आए या फिर ये ना सूखे। तो सो दैट वी कैन प्रिवेंट इट फ्रॉम गेटिंग फोल्डेड और गेटिंग ड्राई। वट डू विद दिस पील। अब इस छिलके के साथ या इस पील के साथ हम क्या करने वाले हैं, तो आइए देखते हैं। लेट अस टेक अ ग्लास स्लाइड। सबसे पहले एक ग्लास स्लाइड आपको लेनी है। पुट अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन इट। इसके ऊपर वाटर की एक ड्रॉप रखनी है। ट्रांसफर अ स्मॉल पीस ऑफ पील फ्रॉम द वॉच ग्लास टू द स्लाइड। अब वो वॉच ग्लास पे जो हमने पील को रखा था, छिलके को रखा था, वो यहाँ पर उसका एक पार्ट यहाँ पर ट्रांसफ़र कर लेना है। थिन मेक श्योर दैट पील इज़ परफेक्टली फ्लैट ऑन द स्लाइड। अब ये श्योर करना है कि ये जो आपने पील को रखा ये फ्लैट हो बिल्कुल, इसमें कोई फोल्ड वगैरह ना हो। ए थिन कैमल हेयर पेंट ब्रश माइट बी नेसेसरी टू हेल्प ट्रांसफर द पील। तो आप छोटा सा जो पेंट ब्रश होता है उसकी हेल्प से भी आप इसको उठा के यहाँ पर रख सकते हो। नाउ वी पुट अ ड्रॉप ऑफ सैफ्रनिन सॉल्यूशन ऑन दिस पीस फॉलोड बाय कवर स्लिप। तो अब आपको क्या करना है, इसके ऊपर सैफ्रनिन सॉल्यूशन डालना जो एक डाई होती है और इससे रेड कलर जो है वो सेल्स में आ जाता है। और देन इस पूरे सिस्टम को कवर स्लिप से जो है उसको कवर अप कर देना है। टेक केयर, आपको ध्यान रखना है कि अवॉइड एयर बबल्स, कि एयर के बुलबुले जो है वो हवा के बुलबुले वहाँ पर ना हो। वाइल पुटिंग द कवर स्लिप विद द हेल्प ऑफ माउंटिंग नीडल। तो आपको जो है कवर स्लिप को कुछ इस तरीके से रखना है कि हवा के जो बुलबुले हैं वो वहाँ पर ना प्रेजेंट हो। आस्क योर टीचर फॉर हेल्प। आप अपने टीचर की हेल्प यहाँ पर ले सकते हैं। वी हैव प्रिपेयर्ड टेम्परेरी अमाउंट ऑफ ऑनियन पील। तो यहाँ पर एक टेम्परेरी जो है अस्थायी रूप से जो स्लाइड है वो यहाँ पर प्याज के छिलके की बनाई हुई है। वी कैन ऑब्जर्व दिस स्लाइड अंडर लो
पावर फॉलोड बाय हाई पावर ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो कि सूक्ष्मदर्शी होता है उसकी हेल्प से हम इस चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे। तो ये आपके सामने एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप की यहाँ पर जो है फिगर दिखाई हुई है। तो हम यहाँ से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ये हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, यहाँ से हमें देखना होता है। आई लेंस ये होता है, दिस इज द मिरर। वट टू वी ऑब्जर्व एज वी लुक थ्रू द लेंसेज। जब हम लेंसेज से देखेंगे तो हमें क्या ऑब्जर्व होगा, तो यहाँ पर कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर जो है आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। कैन वी ड्रॉ द स्ट्रक्चर दैट वी आर एबल टू सी थ्रू द माइक्रोस्कोप। तो क्या हम वो स्ट्रक्चर यहाँ पर ड्रॉ करने में कैपेबल है जो हमने माइक्रोस्कोप से देखा है। डज इट लुक लाइक फिगर 5.2। तो क्या आपने देखा वो लगभग ऐसा ही स्ट्रक्चर है, तो आपको खुद से ये ऑब्जर्व करना है। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये छोटे छोटे जो कंपार्टमेंट आपको दिख रहे हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से, तो ये यहाँ पर बीच में होगा न्यूक्लियस, और ये छोटा सा कंपार्टमेंट सिंगल सिंगल ये सेल होगी, और बहुत सारी सेल्स का कॉम्बिनेशन यहाँ पर दिखाया हुआ है। वी कैन ट्राई प्रिपेयरिंग टेम्पररी अमाउंट ऑफ पील्स ऑफ ऑनियंस ऑफ डिफरेंट साइज। अब हम ये तो हमने एक ही प्याज के छिलके से ये सब किया था, बट हम डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के, छोटा प्याज, बड़ा प्याज और उससे भी बड़ा प्याज, तो हम डिफरेंट साइज़ की जो छिलके हैं उनसे हम ये स्लाइड्स फॉर्म कर सकते हैं। व्हाट डू वी ऑब्जर्व। तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, क्या हमें देखने को मिलेगा। डू वी सी सिमिलर स्ट्रक्चर और डिफरेंट स्ट्रक्चर। क्या हमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप से इनका स्ट्रक्चर सेम दिखेगा या फिर अलग अलग दिखेगा। तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर स्ट्रक्चर जो है वो सेम दिखेगा। अब क्यों दिखेगा वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। वट आर दीज स्ट्रक्चर्स। तो ये स्ट्रक्चर्स क्या है। दीज स्ट्रक्चर्स लुक सिमिलर टू ईच अदर। सबसे पहले तो स्ट्रक्चर जो है वो सिमिलर लगेंगे। टुगेदर दे फॉर्म अ बिग स्ट्रक्चर लाइक एन ओनियन बल्ब। और कुल मिला के वो छोटे छोटे जो स्ट्रक्चर है वो पूरे एक बल्ब की फॉर्मेशन कर देंगे। यानी कि अगर हम ऐसे स्ट्रक्चर को, क्योंकि हर प्याज के हर पार्ट में जो है ऐसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है और जिससे पूरा प्याज बनता है। वी फाइंड दिस एक्टिविटी दैट ओनियन बल्ब ऑफ डिफरेंट साइज हैव सिमिलर स्मॉल स्ट्रक्चर विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप। लेकिन अगर हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं छोटे प्याज का छिलका उतार के, फिर उससे बड़े प्याज का छिलका उतार के, तो हमें सेम स्ट्रक्चर ही देखने को मिलता है। द सेल्स ऑफ ओनियन पिल विल लुक द सेम रिगार्डलेस ऑफ द साइज ऑफ ओनियन दे केम फ्रॉम। तो ये मैटर नहीं करता कि साइज़ क्या है, छोटा साइज़ है, बड़ा साइज़ है, बहुत ही स्मॉल साइज़ है, लेकिन जो ओनियन पिल की जो सेल है वो लगभग सेम ही दिखती है। दी स्मॉल स्ट्रक्चर दैट वी सी आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द ओनियन बल्ब। और यही जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर हमें देखने को मिले हैं इनको हम बोलते हैं बेसिक बिल्डिंग यूनिट्स, जो कि छोटी 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 यूनिट्स मिलके पूरे ओनियन बल्ब को फॉर्म कर रही है। दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड सेल्स। तो इन्हीं स्ट्रक्चर को हम सेल्स बोलते हैं। नॉट ओनली ओनियंस बट ऑल ऑर्गेनिज्म दैट वी ऑब्जर्व अराउंड आर मेड अप ऑफ सेल्स। सिर्फ ओनियन ही नहीं, सारी की सारी जो ऑर्गेनिज्म जीव हमें दिख रहे हैं अपने आसपास वो सभी सेल्स से ही मिलके बने हुए हैं। हाउएवर देयर आर ऑल्सो सिंगल सेल्स दैट लिव ऑन देयर ओन। हालांकि सिंगल सिंगल सेल्स भी है कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर और वो भी सर्वाइव करते हैं, वो भी अपनी लाइफ को जी रहे हैं। द इन्वेंशन ऑफ मैग्नीफाइंग लेंसेज लेड टू द डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। जब मैग्नीफाइंग लेंसेज यानी कि जो लेंस बड़ा बड़ा करके दिखाते हैं छोटी चीज़ों को, जब उनकी इन्वेंशन हुई तो माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड हमें देखने को मिला, तो हम उन छोटी छोटी चीज़ों को बड़ा करके देख पाए। इट इज़ नोन दैट ए सिंगल सेल मे कॉन्स्टिट्यूट ए होल ऑर्गेनिज्म एज इन अमीबा। तो हमें पता लगा कि जो सिंगल सेल है वो अपने आप में एक जो है पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म है। जैसे कि एग्जांपल थे अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया। तो ये थे हमारे यूनिसेलुलर। दिस ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनि मीन्स होता है सिंगल। ऑन द अदर हैंड मैनी सेल्स ग्रुप टुगेदर इन अ सिंगल बॉडी एंड अज्यूम डिफरेंट फंक्शंस इन इट टू परफॉर्म वेरियस बॉडी पार्ट्स इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज सम फंगी, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो यहाँ पर कुछ ऑर्गेनिज्म थे जिनके अंदर सिंगल सेल ही थी, उनको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोल रहे थे। लेकिन कुछ ऐसी बॉडीज़ भी थी जिनके अंदर एक ही सिंगल बॉडी के अंदर डिफरेंट जो है सेल, मैनी सेल्स ग्रुप में वहाँ पर प्रेजेंट थी और डिफरेंट डिफरेंट वो फंक्शन कर रही थी, और कुल मिला के वो जो है वेरियस बॉडी पार्ट्स की फॉर्मेशन यहाँ पर करी थी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो मल्टी मीन्स क्या होता है, जिसमें बहुत सारी सेल्स हो और हर सेल का एक डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन हो, और पूरी जो सेल है वो सारे के सारे अलग अलग करके सारे के सारे फंक्शन परफॉर्म करें। जैसे कि एग्जांपल द फंगी, प्लांट और एनिमल। कैन वी फाइंड आउट नेम ऑफ सम मोर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो आपको कुछ और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के नाम यहाँ पर सर्च करने हैं। एवरी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैज़ कम फ्रॉम सिंगल सेल। लेकिन हम ये भी बोल सकते हैं कि हर जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट है, जिसके अंदर सिंगल सेल नहीं है, तो वो भी कभी ना कभी
स्टार्टिंग में वो एक सिंगल सेल से ही बना है। हाउ, कैसे? सेल्स डिवाइड टू प्रोड्यूस सेल्स ऑफ देयर ओवन काइंड। तो सेल जो है वो अपने आप को डिवाइड करती है, सेल डिवीजन यहाँ पर होता है, और अपने जैसी बहुत सारी सेल्स को वो फॉर्म कर लेती है। ऑल सेल्स दस कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो हम ये बोल सकते हैं कि सभी की सभी जो कोशिकाएं हैं, सभी की सभी सेल्स हैं, वो पहले से एग्जिस्ट, जो सेल पहले से एग्जिस्ट थी उसी से मिलकर नई कोशिकाएं बनी हैं। Activity 5.2, we can try preparing temporary amount of leaf peel, tip of roots of onions or even peels of onions of different size। तो यहाँ पर हमें कुछ जो टेम्परेरी माउंट है, स्लाइड है, वो यहाँ पर बनानी है, कुछ पत्तियों के छिलके की उतार के, देन जो रूट है उनके टिप्स की, ऑनियन की जो रूट है उनके टिप्स की, और ऑनियन के छिलके की। आफ्टर परफॉर्मिंग द अबव एक्टिविटी, लेट अस सी व्हाट द आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस वुड बी। डू ऑल सेल्स लुक अलाइक इन टर्म्स ऑफ शेप एंड साइज। तो क्या सभी की सभी सेल्स जो है सेम लग रही है आपको? डू ऑल सेल्स लुक अलाइक इन स्ट्रक्चर। तो क्या जो सेल्स है वो स्ट्रक्चर में सिमिलर है? कैन कुड वी फाइंड डिफरेंस अमंग सेल्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी। तो क्या हम अलग अलग पार्ट से, प्लांट के अलग अलग पार्ट से सेल उठा के क्या हम उनको डिफरेंस उनका कर सकते हैं? व्हाट सिमिलैरिटी कुड वी फाइंड। तो हमें क्या सिमिलैरिटी जो है यहाँ पर मिलेगी? तो देखते हैं। सम ऑर्गेनिज्म कैन हैव सेल्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स। कुछ ऑर्गेनिज्म यहाँ पर ऐसे होते हैं जिनमें सेल डिफरेंट डिफरेंट काइंड की होती है। जैसे कि हमारी ह्यूमन बॉडी को ही देख लो, तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सेल्स हैं। यहाँ पर है हमारी मसल सेल जो मसल की मूवमेंट में हेल्प करती है, ब्लड सेल्स जो न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन, इन सभी को कैरी आउट करती है। उसके अलावा नर्व सेल्स है जो ब्रेन को मैसेज पहुंचाती है, फैट सेल्स जो फैट को स्टोर करती है, ओवम एंड स्पर्म जो है रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं, बोन सेल्स बोन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। तो ये हमारी बॉडी के अंदर कुछ सेल्स थी। द शेप एंड साइज ऑफ सेल्स आर रिलेटेड टू द स्पेसिफिक फंक्शन दे परफॉर्म। अब इनकी शेप और साइज कैसे इस तरह का हुआ, तो वो डिपेंड करता है कि वो किस तरह का फंक्शन कर रही है, उसी अकॉर्डिंग उनकी जो शेप है वो यहाँ पर जो भी कंपेटिबल शेप उस फंक्शन के अकॉर्डिंग हो तो वही शेप जो है सेल की हो जाती है। सम सेल्स लाइक अमीबा हैज चेंजिंग शेप। लेकिन कुछ जो सेल है अमीबा जैसे, वो क्या करता है, वो अपनी सेल की शेप को चेंज करता रहता है। इन सम केसेस जो सेल शेप है could be more or less fixed and peculiar for a particular type of cell. For example, nerve cell have a typical shape। तो इनकी जो सेल है वो फिक्स नहीं होती, लेकिन हमारी जो नर्व सेल है उसका वो फिक्स्ड साइज की है, उसका पेक्यूलियर स्ट्रक्चर है। Each living cell has the capacity to perform certain basic functions that are characteristics of all living forms। तो हर एक जो लिविंग सेल है उसके अंदर कैपेसिटी होती है कि वो किसी एक ही तरह का फंक्शन जो है, बेसिक फंक्शन वो है वो कर सकती है। और यही कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है सभी लिविंग फॉर्म्स की है कि उनके अंदर कुछ सेल्स होती है जो सर्टेन कुछ कुछ स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करती है। हाउ डज अ लिविंग सेल परफॉर्म दिस बेसिक फंक्शन। तो कैसे यहाँ पर हर सेल जो है अपना फंक्शन परफॉर्म करती है। We know that there is a division of labor in multicellular organisms such as human being। तो हमें ये तो पता ही है कि ह्यूमन बींग में क्या होता है, बहुत सारी सेल है, मल्टी सेलुलर होते हैं हम लोग। तो हमारे अंदर क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर होता है कि काम का विभाजन। दिस मीन्स दैट डिफरेंट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा हर बॉडी पार्ट एक अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करेगा। जैसे कि द ह्यूमन बॉडी हैज़ ए हार्ट टू पंप ब्लड। हमारे अंदर हार्ट होता है, हृदय होता है जो पंप करता है ब्लड को, स्टमक होता है जो डाइजेस्ट करता है फूड को, एंड सो ऑन। सिमिलरली डिवीजन ऑफ लेबर इज ऑल्सो सीन विद इन अ सिंगल सेल। और यही नहीं है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ही डिवीजन ऑफ लेबर होगा, वो सिंगल सेल में भी होता है। इनफैक्ट इस सच सेल हैज़ गोट सर्टेन स्पेसिफिक कंपोनेंट विद इन इट नोन एज सेल ऑर्गेनल्स। और हालांकि हर सेल के अंदर एक कुछ स्पेसिफिक कंपोनेंट्स होते हैं जो उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए काम आते हैं, जिनको हम सेल ऑर्गेनल या सेल के अंग या कोशिका के अंग हम उनको बोलते हैं। ईच काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनल परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। तो हर एक जो ऑर्गेनल है वो एक ही विशिष्ट तरह का कार्य करता है, जैसे कि मेकिंग न्यू मटेरियल इन द सेल, क्लियरिंग अप द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द सेल एंड सो ऑन। तो बहुत सारे फंक्शन जैसे कि नई नई सेल को बनाना, सेल को साफ रखना, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना। अ सेल इज एबल टू लिव एंड परफॉर्म ऑल द फंक्शन बिकॉज ऑफ दीज ऑर्गेनल्स। और सेल ये सब काम कर पाती है क्योंकि उसके अंदर कोशिका अंग है जो हर काम को वहाँ पर डिवाइड करते हैं और वो अपने काम को करते हैं। दीज ऑर्गेनल्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द बेसिक यूनिट कॉल्ड द सेल। और यही ऑर्गेनल, यही जो अंग है
वो मिलकर पूरी सेल की फॉर्मेशन करते हैं। इट इज़ इंटरेस्टिंग दैट ऑल सेल्स आर फाउंड टू हैव द सेम ऑर्गेनल्स नो मैटर वट देयर फंक्शन इज़ और वट ऑर्गेनिज्म दे आर फाउंड इन। तो हर ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि हर सेल के अंदर कुछ ना कुछ ऑर्गेनल ऐसे होते हैं जो सभी में सिमिलर होते हैं। ये मैटर नहीं करता कि वो क्या फंक्शन करते हैं और किस ऑर्गेनिज्म में वो मिलते हैं। तो वो हम देख लेते हैं अभी कौन कौन से फंक्शन है, कौन कौन से जो ऑर्गेनल है जो हर सेल में प्रेजेंट होते हैं। व्हाट इज सेल मेड अप ऑफ, सेल किससे मिलकर बनी हुई है, तो यहाँ पर ही हम उस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करेंगे। व्हाट इज द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, सेल के स्ट्रक्चर में क्या क्या ऑर्गेनाइज्ड होता है। वी सो अबव दैट सेल हैज स्पेशल कंपोनेंट कॉल्ड ऑर्गेनल, हमने ऊपर देखा कि सेल के अंदर कुछ कंपोनेंट होते हैं जिनको हम ऑर्गेनल या अंग बोलते हैं। हाउ इज ए सेल ऑर्गेनाइज्ड, कैसे सेल ऑर्गेनाइज होती है। इफ वी सी study a cell under microscope we would come across three feature in almost every cell। तो अगर हम सेल को ऑब्जर्व करें तो हमें सेल के अंदर कुछ तीन चीज़ें हैं जो वो हर सेल के अंदर मिलेगी। फर्स्ट वन इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेकेंड वन इज़ न्यूक्लियस एंड थर्ड वन इज़ साइटोप्लाज्म। All these activity inside the cell and interaction of cell with its environment are possible due to these feature। सेल के अंदर जो भी काम हो रहा है या सेल एनवायरनमेंट से कैसे वो इंटरेक्शन कर रही है वो डिपेंड करता है इन्हीं तीन चीज़ों पर। लेट अस सी हाउ, तो हम देखते हैं अभी कैसे ये पॉसिबल होता है। तो सबसे पहले हमारे पास है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देन हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस, देन हम पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म। सो लेट्स डिस्कस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसको हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल दैट सेपरेट द कंटेंट ऑफ सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो ये सबसे आउटर कवरिंग होती है सेल की जो इसको, इसके कंटेंट को या इसकी सभी चीज़ों को एनवायरनमेंट से सेपरेट कर पाती है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलो और परमिट्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो यहाँ पर अलाउ करती है, वो अनुमति देती है कि सेल के अंदर कुछ मटेरियल जो है अंदर भी आ सकता है और कुछ मटेरियल सेल से बाहर भी जा सकता है। इट ऑल्सो प्रिवेंट मूवमेंट ऑफ सम अदर पार्टिकल्स, कुछ अदर पार्टिकल्स होते हैं जिनकी मूवमेंट को ये रोकती भी है। द सेल मेम्ब्रेन देयरफॉर इज कॉल्ड सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। तो इसी वजह से हम सेल को क्या बोलते हैं, सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन बोलते हैं कि सिलेक्ट करके ये परमिट करती है कि क्या क्या अंदर जाएगा और क्या क्या अंदर से बाहर आएगा। हाउ डज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस टेक प्लेस इनटू द सेल, कैसे सब्सटेंसेस की मूवमेंट होती है। हाउ डू सब्सटेंस मूव आउट ऑफ द सेल, कैसे सेल के जो सेल से मूव, जो सब्सटेंस है वो कैसे मूव आउट करते हैं, बाहर निकलते हैं। सम सब्सटेंस जैसे कि CO2 एंड ऑक्सीजन कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय अ प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन। तो कुछ यहाँ पर सब्सटेंस है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ऑक्सीजन, ये सेल मेम्ब्रेन से बाहर निकलते हैं एक प्रोसेस के थ्रू, और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्यूजन, और हिंदी में इसको बोलते हैं विसरण। वी हैव स्टडीड द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इन अर्लियर चैप्टर। डिफ्यूजन क्या होता है कि किसी भी फ्लूइड का, किसी भी चीज़ का मूव करना फ्रॉम हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन। तो यहाँ पर सेम प्रोसेस होता है सेल के अंदर। वी सो दैट देयर इज स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम रीजन ऑफ हाई कंसनट्रेशन टू रीजन वेयर इट्स कंसनट्रेशन इज लो। हम जानते हैं कि सब्सटेंस जो है वो एट बहुत फास्ट मूव करता है, जहाँ पर उसकी हाई कंसनट्रेशन है वहाँ से जहाँ पर उसकी लो कंसनट्रेशन वहाँ तक, यानी कि हाई टू लो यहाँ पर क्या होगी, मूवमेंट होगी। समथिंग सिमिलर टू दिस हैपन्स इन सेल। तो सेम केस यहाँ पर सेल के अंदर भी होता है। सम सब्सटेंस लाइक कि CO2 विच इज सेलुलर वेस्ट एंड रिक्वायर्स टू बी एक्सक्रीटेड आउट बाय द सेल एक्यूमुलेटेड इन हाई कंसनट्रेशन इनसाइड द सेल। तो यहाँ पर सेम प्रोसेस होता है जैसे कि CO2 है जो कि सेलुलर वेस्ट है, यानी कि सेल का वेस्ट, और उसको बाहर निकलना है तो वो सेल के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो जाएगा, हाई कंसनट्रेशन हो जाएगी, और हाई कंसनट्रेशन से चीज़ें कहाँ जाती हैं, लो कंसनट्रेशन की तरफ। तो हाई कंसनट्रेशन है सेल के अंदर, लो कंसनट्रेशन सेल के बाहर, तो वो निकल जाएगी। Then, in the cell external environment, the concentration of CO2 is low as compared to that the cell. As soon as there is a difference of concentration of CO2 inside and outside the cell, CO2 moves out of the cell from a region of high concentration to a region of low concentration outside the cell by the process of diffusion। तो यहाँ से क्या होगा, डिफ्यूजन प्रोसेस से, क्योंकि बाहर कंसनट्रेशन CO2 की कम है और अंदर कंसनट्रेशन हाई है, तो डिफ्यूजन प्रोसेस से वो बाहर निकल जाएगी। देन सिमिलरली oxygen या O2 enter the cell by the process of diffusion when the level of concentration of oxygen inside the cell decreases। सेम केस होता है ऑक्सीजन के अंदर। ऑक्सीजन सेल के बाहर बहुत ज़्यादा होती है और सेल के अंदर बहुत कम होती है, तो जैसे ही कंसनट्रेशन अंदर डिक्रीज होती है, बाहर हाई होती, तो हाई से वो लो की तरफ मूव करेगी। दस डिफ्यूजन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन गैसेस एक्सचेंज बिटवीन द सेल एज वेल एज द सेल एंड इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट।
तो यहाँ पर डिफ्यूजन बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है। वो सेल से सेल के अंदर भी डिफ्यूजन को कैरी करता है, और सेल या फिर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बीच में भी फंक्शंस को कैरी करता है, सब्सटेंसेस की मूवमेंट को वो देखता है। वाटर ऑल्सो ओबे द लॉ ऑफ डिफ्यूजन, वाटर भी डिफ्यूजन के लॉ को ओबे करता है, वो भी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल थ्रू सच ए सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड, तो वाटर की मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, वाटर की मूवमेंट को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिजोल्व इन वाटर। अब जो वाटर की मूवमेंट है वो अंदर होगी बाहर होगी, वो सिर्फ ये डिपेंड नहीं करता कि कंसंट्रेशन हाई लो, वाटर की कंसंट्रेशन हाई लो, वो इवन कि ये भी डिपेंड करता है कि वाटर के अंदर क्या कंटेंट मिला हुआ है। Thus, osmosis in the passage of water from a region of high water concentration through a selectively permeable membrane to a region of low concentration till equilibrium is reached। तो यहाँ पर osmosis क्या है, osmosis water को एक पैसेज देता है, water को एक रास्ता देता है कि वो उसको कहाँ से कहाँ तक फ्लो करना है। What will happen if we put animal cell और plant cell into a solution of sugar or salt in water? तो क्या होगा अगर हम एनिमल सेल या फिर प्लांट की सेल को सॉल्यूशन के अंदर रखें, जो कि सॉल्यूशन है शुगर या सॉल्ट को हम पानी में मिला दें। तो वन ऑफ द फॉलोइंग थ्री थिंग्स कुड हैपन, तो तीन चीज़ें यहाँ पर हो सकती है, तीनों में से कोई एक। तो पहला क्या हो सकता है, इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज़ ए हायर कंसंट्रेशन, मान लो कि ये सेल है और यहाँ पर हमने क्या रखा है, मीडियम में रखा है उसको, तो यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन जो है वाटर की है बाहर, मीनिंग दैट आउटसाइड सोल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट। इसका मतलब क्या है, सोल्यूशन जो है बाहर वाला बहुत डाइल्यूट है, तो सेल जो है वो वाटर को गेन कर लेगी और वो फूल जाएगी। और ऐसे सोल्यूशन को जहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन क्या हो, बहुत हाई हो, तो ऐसे सोल्यूशन को हम बोलते हैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन। वाटर मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू पास अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ द डायरेक्शन, हालांकि वाटर मॉलिक्यूल तो दोनों की साइड चल सकते हैं क्योंकि मेम्ब्रेन क्या है, सेमी परमेबल है, बट जो वाटर जितना ज़्यादा अंदर जाएगा उससे बहुत कम ही बाहर आएगा। तो द नेट ओवरऑल रिजल्ट इज दैट वाटर एंटर द सेल इज लाइकली टू स्वेल अप, तो सेल जो है फूल जाएगी क्योंकि जितना वाटर बाहर आएगा उससे बहुत ज़्यादा वाटर अंदर चला जाएगा। देन सेकेंड स्टेप इज इफ द मीडियम हैज़ एक्जैक्टली द सेम वाटर कंसंट्रेशन, अगर सेल की कंसंट्रेशन और वाटर की जो कंसंट्रेशन मीडियम वाली है वो सेम हो, तो कोई नेट मूवमेंट यहाँ पर नहीं होगी, पानी बाहर भी जाएगा अंदर भी आएगा, लेकिन वो क्या होगा, इक्वल ही रहेगा। और यहाँ पर ऐसे सोल्यूशन को हम बोलेंगे आइसोटोनिक सोल्यूशन। वाटर क्रॉसेज द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन, वाटर दोनों ही डायरेक्शन में क्रॉस करेगा, बाहर भी अंदर भी, बट द अमाउंट गोइंग इज इन इज द सेम एज द अमाउंट गोइंग आउट, तो जो अमाउंट अंदर गई थी वाटर की वही बाहर आ जाएगी। सो देर इज नो ओवरऑल मूवमेंट ऑफ वाटर, कोई ओवरऑल कोई मूवमेंट नहीं हुई है, सेल विल स्टे इन द सेम साइज, तो सेल का साइज जो है वो सेम ही रहेगा। इफ द मीडियम हैज़ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इनटू देन द सेल, अगर मीडियम की कंसंट्रेशन सेल वाली कंसंट्रेशन से क्या है, लो है, मीनिंग दैट इट इज़ वेरी कंसनट्रेटेड, यानी कि कंसनट्रेटेड बहुत ज़्यादा है, वाटर बहुत कम है। तो अगर वाटर बहुत कम होगा तो बाहर सेल से बाहर जो है वाटर रिलीज हो जाएगा। सच ए सोल्यूशन इज नोन एज हाइपरटोनिक सोल्यूशन, तो ऐसे सोल्यूशन को हम हाइपरटोनिक सोल्यूशन बोलेंगे। अगेन वाटर क्रॉसेज द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ द डायरेक्शन, बट दिस टाइम मोर वाटर लीव्स द सेल एंड देन एंटर, देयरफॉर सेल विल श्रिंक, तो सेल जो है वो सिकुड़ जाएगी क्योंकि जितना पानी बाहर जाएगा उससे बहुत कम पानी ही अंदर आ पाएगा। Thus, osmosis is a special case of diffusion through a selectively permeable membrane. Now let us try out the following activity. तो स्पेशल जो ऑस्मोसिस है वो डिफ्यूजन का ही एक स्पेशल केस होता है। तो यहाँ पर कुछ एक्टिविटी हमें दी हुई है तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ऑस्मोसिस विद एन एग, एक अंडा कैसे पानी को ऑब्जर्व करता है, कैसे ऑस्मोसिस वो करता है। रिमूव द शेल ऑफ एग बाय डिजोल्विंग इट इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में एग को डाल के उसका जो आउटर कवरिंग है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है उसको रिमूव कर देना है। द सेल इज मोस्टली कैल्शियम कार्बोनेट। अब हमें अंडे की जो कवर बाहर कवर दिखेगा ये उतारने के बाद, तो वो क्या होगी, थिन आउटर स्किन होगी जो अंडे को एनक्लोज करेगी। पुट द एग इन प्योर वाटर, अब प्योर वाटर के अंदर इसको रखना है। एंड ऑब्जर्व आफ्टर 5 मिनट व्हाट डू वी ऑब्जर्व, तो एग जो अंडा है वो क्या करेगा, वाटर को ऑब्जर्व कर लेगा एंड वो स्वेल्स अप हो जाएगा बिकॉज वाटर पासेज इन टू इट बाय ऑस्मोसिस, क्योंकि वाटर जो है ऑस्मोसिस से उसके अंदर चला जाएगा। नाउ प्लेस अ सिमिलर डिसॉल्व्ड एग इन अ कंसंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन, अब हमें क्या करना है, वैसे ही अंडे को जिसकी हमने आउटर कवरिंग को उतार लिया है उसको हमें रखना है एक कंसनट्रेटेड साल्ट सॉल्यूशन के अंदर 5 मिनट के लिए। यहाँ पर एग क्या होगा, सिकुड़ जाएगा क्योंकि जो वाटर है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, कंसनट्रेटेड साल्ट सॉल्यूशन है जहाँ पर वाटर की कंसनट्रेशन बहुत लो है, साल्ट की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो जो पानी है वो यहाँ से बाहर निकल जाएगा
एंड द साल्ट सोल्यूशन इज मोर कंसनट्रेटेड। तो यहाँ पर साल्ट सोल्यूशन बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड है, तो यहाँ पर क्या होगा, जो अंडा है वो सिकुड़ जाएगा। नाउ एक्टिविटी 5.4, पुट ड्राइड रेजिन्स और एप्रिकॉट इन प्लेन वाटर। प्लेन वाटर के अंदर हमें कुछ जो किशमिश है उनको रखना है, कुछ टाइम के लिए उनको छोड़ देना है। देन प्लेस दैम इनटू ए कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट, यू विल फाइंड एंड ऑब्जर्व द फॉलोइंग। तो सबसे पहले क्या होगा, अगर हम इनको प्लेन वाटर के अंदर रखेंगे तो जो किशमिश है वो वाटर को गेन कर लेगी, स्वेल अप हो जाएगी जब उनको वाटर के अंदर प्लेस करेंगे। हाउएवर अगर हम उनको कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन के अंदर रखेंगे तो ये वाटर को लूज कर देगी और फिर सिकुड़ जाएगी। यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म एंड मोस्ट प्लांट सेल टेंड टू गेन वाटर थ्रू ऑस्मोसिस। बहुत सारे यूनिसेलुलर जो फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म होते हैं या फिर प्लांट सेल होती है वो ऑस्मोसिस से ही वाटर को अब्जॉर्ब करती है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट्स रूट इज एग्जांपल ऑफ ऑस्मोसिस। और जो पौधे की जड़ें हैं वो भी वाटर को ऑस्मोसिस प्रोसेस से ही अब्जॉर्ब करती है। दस डिफ्यूजन इज इंपॉर्टेंट इन एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंड वाटर इन द लाइफ ऑफ साइकिल सेल। तो डिफ्यूजन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो गैसेज की भी एक्सचेंज करता है, वाटर को भी वो क्या करता है, अब्जॉर्ब करने में काम करता है। इन एडिशन टू दिस, इसके अलावा जो सेल है वो न्यूट्रिशन अगर एनवायरनमेंट से लेना हो तो वो भी ऑस्मोसिस प्रोसेस से, डिफ्यूजन प्रोसेस से यहाँ पर होता है। डिफरेंट मॉलिक्यूल्स मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल थ्रू ए टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट रिक्वायरिंग यूज ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पर क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट जो मॉलिक्यूल्स है वो अंदर या आउट जो है वो मूव करते हैं और एक तरह का ट्रांसपोर्ट यहाँ पर परफॉर्म करते हैं। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होती है एंड इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कॉल्ड लिपिड्स एंड प्रोटीन। तो ये लिपिड और प्रोटीन की ही बनी होती है जिनको हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बोलते हैं। हाउएवर वी कैन ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओनली थ्रू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही हम इसको देख पाते हैं, हमारी नेक्ड आइज से हम इसको नहीं देख पाते। द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो एनेबल्स द सेल टू एनगल्फ इन फूड एंड अदर मटेरियल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो अगर ये फ्लेक्सिबल होगी तो इसका दूसरा काम क्या है कि ये बाहर एनवायरनमेंट से फूड और जो मटेरियल इसको चाहिए होता है सेल को वो भी ये एनगल्फ कर लेगी, उसको पकड़ लेगी। जैसे कि सच प्रोसेसेस आर नोन एज एंडोसाइटोसिस। तो ऐसी प्रोसेसेस को हम क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। और अमीबा के अंदर ऐसी प्रोसेसेस बहुत कॉमन होती है। अमीबा ऐसी प्रोसेसेस से जो फूड है वो गेन करता है। फाइंड आउट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप फ्रॉम रिसोर्सेज इन द स्कूल लाइब्रेरी और थ्रू द इंटरनेट, डिस्कस इट विद योर टीचर। तो ये आपका होमवर्क है, आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में फुल स्टडी करनी है। आप अपनी स्कूल लाइब्रेरी से कर सकते हैं या फिर आप इंटरनेट से कर सकते हैं और अपने टीचर के साथ इसको डिस्कस करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेल वॉल, सेल ऑर्गेनल्स, न्यूक्लियस क्या होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक